So let's get started. So in the last lecture, we were discussing about the determinant. Yes, sir. So we discussed in the last lecture how to find the determinant of a matrix. How to find the determinant of a matrix. Can you hear me? Yes. Can you see the screen? Yes, sir. स्क्रीन शेयर हो रही है? Yes, sir. Yes. जी अच्छा, सर। लास्ट लेक्चर के अंदर हम डिटरमिनेंट की बात कर रहे थे और हमने ये डिस्कस किया था कि हर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं निकलता, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकलता है। ये बात हमने डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर के अंदर। और फिर हमने डिटरमिनेंट निकालना भी सीखा था। हमने स्क्वायर मैट्रिक्स को देखा था, फिर हमने डिटरमिनेंट निकालना सीखा था, 1 by 1 का डिटरमिनेंट निकालना सीखा था, और फिर उसके बाद 2 by 2 का डिटरमिनेंट निकालना सीखा था, और फिर उसके बाद लास्ट जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल था वो 3 by 3 का डिटरमिनेंट था। और हमने ये सीखा था कि इसमें 3 रॉज हैं और 3 कॉलम हैं, तो हम इसको 6 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं और सबसे आंसर बिल्कुल सेम आएगा। और फिर हमने एक्सपेंड करके भी देखा था इसको लास्ट टाइम। पहले हमने इसको रॉ 1 से एक्सपेंड किया था, पहले रॉ 1 से एक्सपेंड किया था और रिजल्ट निकाला था हमने। फिर उसके बाद हमने ये कहा था कि आप किसी भी रॉ या किसी भी कॉलम से कर सकते हैं, यानी कि R1 से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, R2 से भी, R3 से भी, और कॉलम 1 से भी, कॉलम 2 से भी, कॉलम 3 से भी। तो हमने R1 से एक्सपेंड करना सीखा था और फिर हमने ये कहा था कि कहाँ से एक्सपेंड करना ज्यादा फिजिबल है, यानी जब आप R1, R2, R3 तीनों रॉ से एक्सपेंड कर सकते हैं और तीनों कॉलम यानी C1, C2, C3 से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, तो अच्छा मेथड क्या है, मतलब किससे एक्सपेंड करें। पेपर में तो नहीं लिखा होगा कि आप यहाँ से करें, उसमें तो लिखा होगा कि सॉल्व करें। तो हम किससे एक्सपेंड करें, यानी R1 से करें, R2 से करें, R3 से करें, या C1 से करें, C2 से करें, या C3 से करें, तो विच वन इज बेस्ट। तो हमने ये कहा था कि हाँ, आप उस रॉ या उस कॉलम से एक्सपेंड करेंगे जिसमें जीरो ज्यादा मिलते हैं। तो अगर हम इस मैट्रिक्स में देखें तो हमें R2 के अंदर जो है जीरो ज्यादा मिलते हैं, R2 के अंदर 2 जीरो आ रहे हैं, और इसका बेनिफिट ये होगा कि हम उस रॉ या कॉलम से एक्सपेंड करेंगे जहां से जीरो ज्यादा मिलते हैं, और उसका बेनिफिट ये होगा कि जीरो से एक्सपेंड नहीं करते, जीरो को डायरेक्टली कॉपी कर देते हैं। और लास्ट टाइम हमने देखा भी था कि अगर जीरो से एक्सपेंड कर भी लें तो वो एट द एंड जीरो ही हो जाता है। तो फिर हमने R2 से एक्सपेंड करना सीखा था और फिर हमने R2 से एक्सपेंड किया था, और हमने आपको वर्किंग दिखाई थी कि R2 से वर्किंग कितनी सी है, इतनी सी वर्किंग है बस। ये एक स्टेप में आपने सॉल्व कर लिया, ये R2 की वर्किंग है। और R1 से जो आपने सॉल्व किया था वो कितना बड़ा काम था, ये देखिए सारा R1 से, तो इसका रिजल्ट भी 6 आया था। और जब आपने R2 से एक्सपेंड किया उसका रिजल्ट भी 6 आया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उस रो या उस कॉलम से एक्सपेंड करेंगे जहां जीरो ज्यादा मिलते हैं, यानी कि R1 से हमेशा नहीं करेंगे, हम उस रो या उस कॉलम से करेंगे जिसमें जीरो ज्यादा मिलते हैं। सही है, तो ये हमें बेनिफिट भी मिलेगा आगे जाके। हम सिर्फ 3 by 3 नहीं, 4 by 4 का भी देखेंगे मैट्रिक्स और 5 by 5 का भी देखेंगे, तो वहां पे जीरो जहां से ज्यादा मिलेंगे वहीं से फिजिबल होगा, इसके अलावा कभी फिजिबल नहीं होगा। अच्छा, एक हमने दरमियान में क्वेश्चन देखा था, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। मैट्रिक्स सी आपको दिया हुआ था, मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. Yes, अच्छा sir. जी, तो हमने एक मैट्रिक्स सी देखा था और हमने उसका डिटरमिनेंट निकाला था, 2 by 2 का मैट्रिक्स था और उसका डिटरमिनेंट जीरो आ गया था। तो हमने कुछ कहा था, इस पे हमने कुछ कमेंट्स किए थे। किसी को याद है कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो आ जाए तो वो कैसा मैट्रिक्स होता है? हमने कुछ कमेंट किया था इसके Singular. ऊपर। सिंगुलर Singular मैट्रिक्स, matrix देता sir. ऐसा मैट्रिक्स, हाँ, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट जीरो आ जाए, ऐसे मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। तो ये तो हम डिटरमिनेंट फाइंड कर रहे थे, जीरो आ गया तो हमने कहा ये सिंगुलर है। तो अब हम सिंगुलर के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है। पहले तो डेफिनेशन लिखी हुई है सिंगुलर मैट्रिक्स की। अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। एक मैट्रिक्स ए को सिंगुलर कहा जाएगा अगर उसका डिटरमिनेंट जीरो आ जाए, तो हम उसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो सवाल कैसा हो सकता है, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड वेदर the matrix A is singular or not. Matrix A आपको दिया हुआ है. Now you have to find whether the matrix A is singular or not. So how do we find this?
हम कैसे कब फाइंड करेंगे कि मैट्रिक्स सिंगुलर है कि नहीं है? एक्सपेंड तक कर देंगे सर। सिंगुलैरिटी चेक करने के लिए क्या किया जाता है मैट्रिक्स का? डिटर्मिनेंट निकाला जाता है। किसी भी मैट्रिक्स को अगर चेक करना है कि वो सिंगुलर है कि नहीं है, उसका डिटर्मिनेंट निकाला जाएगा, डिटर्मिनेंट निकाला जाएगा। अगर इसका डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे और अगर वो 0 आ गया तो हम कहेंगे ये मैट्रिक्स सिंगुलर है। तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं? पहले स्टेप क्या होता है, किसी को याद है? डिटरमिनेंट की शक्ल में लिखते हैं। डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं। में लिखते हैं सर। जी यस सर। मिनट के फॉर्म में। आवाज नहीं आ रही सर आप। Can you hear me? Yes sir. So in this question, we have to check whether the given matrix is singular or not. So we have to find the determinant of this matrix. So what should we do? For the first step, we have to write this matrix in the determinant form. Determinant की form में लिख लिया। Determinant की form में लिख लिया। अब कैसे expand करें, कोई बता सकता है? रो 1 के जरिए सर। जरा एक्सपेंड कीजिए, दोनों जो आप मौजूद हैं एक्सपेंड कीजिए और बताइए कि इसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि डिटरमिनेंट कैसे कंप्यूट करते हैं। पहले आप इस मैट्रिक्स ए को कॉपी कीजिए, अगले स्टेप में आप डिटरमिनेंट ऑफ ए की फॉर्म में लिखिए, उसके बाद एक्सपेंड। इसमें 0 तो मिल नहीं रहा, अगर 0 मिल रहा होता तो वहां से एक्सपेंड करते, तो यहाँ पे 0 तो है नहीं, तो लिहाजा R1 से एक्सपेंड कीजिए और एक्सपेंड करके बताइए कि ये इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है। एक्सपेंड कीजिए, पहले आप कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको स्क्रॉल करके ऊपर प्रोसीजर दिखा दूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए। उम्मीद तो यही है कि आपने नहीं पढ़ा होगा बिल्कुल भी, इसलिए जहन में नहीं होगा कि कैसे एक्सपेंड करना है। तो पहले आप ये कॉपी कर लीजिए, ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए को कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको स्क्रॉल करके ऊपर का प्रोसीजर दिखा देता हूँ कि एक्सपेंड कैसे किया जाता है, ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए। कॉपी कर लें तो मुझे बता दीजिएगा। कर लिया सर कॉपी। कॉपी कर लिया तो फिर ये प्रोसीजर देखिए, ये देखें, ये एक्सपेंड हुआ हुआ है और ये फार्मूले की साइन भी मौजूद है यहाँ पे। कीजिए जरा सॉल्व।
जी जीरो आएगा सर। हाँ, बाकी क्या कह रहे हैं भाई? जीरो जीरो है सर, जीरो। पक्की बात है? यस सर। यस सर। एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1, रॉ 1 से एक्सपेंड कर रहे हैं, तो रॉ 1 में पहले 3 से एक्सपेंड करेंगे, फिर 1 से एक्सपेंड करेंगे, फिर 5 से एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने का मेथड क्या है? जब 3 से एक्सपेंड करेंगे तो 3 को कॉपी करेंगे और जिस नंबर से एक्सपेंड किया जाता है उसका कॉलम भी छोड़ देते हैं, उसकी रॉ भी छोड़ देते हैं। तो आपने रॉ और कॉलम दोनों छोड़ दिए उसके, तो बचा क्या? 4315, 4315। फिर 1 से एक्सपेंड करेंगे, लेकिन फार्मूले का माइनस आएगा। फार्मूले की साइन कैसे निकालते थे? हमें याद है 3/3 का मैट्रिक्स से प्लस से स्टार्ट करते हैं हमेशा, अल्टरनेटिव साइन चलती है, यानी कि पहले प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस। ये रफ वर्क में आप पहले से बना के रख सकते हैं। तो चूंकि आप R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं तो लिहाजा फार्मूले की साइन पहले प्लस होगी, फिर माइनस होगी, फिर प्लस होगी, तो दरमियान में माइनस आएगा फार्मूले का। जब 1 से एक्सपेंड करेंगे तो 1 से एक्सपेंड करने का मेथड क्या होगा? पहले 1 को आप कॉपी कर लेंगे, आपने 1 को कॉपी कर लिया, और फिर उसके बाद जिस नंबर से एक्सपेंड किया जाता है उसका कॉलम भी छोड़ दिया जाता है और उसकी रॉ भी छोड़ दी जाती है। तो लिहाजा 2335, 2335। अब 5 की बारी है, प्लस फार्मूले का आएगा, 5 से एक्सपेंड करेंगे। 5 से एक्सपेंड करने का मेथड क्या है? वही मेथड है हमारे पास। जब हम 5 से एक्सपेंड करेंगे तो 5 का कॉलम भी, 5 को कॉपी करेंगे पहले और फिर 5 का कॉलम भी छोड़ देंगे, 5 की रॉ भी छोड़ देंगे और बचेगा क्या? 2431, 2431। अब ये 2/2 का 3 एज इट इज कॉपी हो जाएगा, ये बड़ा आसान है। 4 5 20 माइनस फार्मूले का 3 1 3, ये इसका अपना फार्मूले का माइनस है 2/2 का। -1 एज इट इज, 2 5 10 -3 3 9, और 5 एज इट इज, 2 1 2 -4 3 12। सो 20 - 3 17, 17 3 51, और 1 -1 और ये देश, और अगर इसको आप सॉल्व करें 50 -1, 51 में से 1 निकाला 50 बचा, और 50 - 50 दैट इज इक्वल टू 0। व्हाट इज दैट मीन? इज A singular or not? Hence the matrix A is a singular matrix. सही है? ये तो खैर किसी और बुक का है, तो आपने ये देख लिया। अगर 2/2 का मैट्रिक्स चेक करना हो तो वो भी आप चेक कर सकते हैं सिंगुलरिटी को। ये 2/2 का ये क्वेश्चन कुछ सॉल्व मैंने ऐसे ही किए में। बहरहाल ये अच्छा क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है जी। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन पढ़िए जरा। If A is is singular a singular matrix, and this then is find the value of A. then find the value of K. के इसके अंदर मौजूद है। क्या आप में से कोई बता सकता है कि क्या प्रोसीजर होगा? क्या जहन में आ रहा है, कैसे करना चाहिए इसको? के की वैल्यू फाइंड करनी है सर। R2 से सर एक्सपेंड कर देंगे, K की वैल्यू आ जाएगी। सवाल में दो चीजें होती हैं हमेशा क्वेश्चन के अंदर, एक चीज होती है गिवन और एक होता है रिक्वायर्ड। इफ ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, गिवन क्या है कि भाई ए तो सिंगुलर है। ए सिंगुलर है क्या मतलब? डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो आप डिटरमिनेंट ऑफ ए को 0 के बराबर ले लें तो के की वैल्यू खुद ब खुद निकल जाएगी। तो हमेशा गिवन दैट को लेके चलते हैं। फाइंड क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो गिवन दैट को लेके चलते हैं तो रिक्वायर्ड मिलता है हमेशा। अगर आप सिर्फ के को सोचते रहेंगे तो काम नहीं होगा। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है, गिवन दैट को लेके चलते हैं और फिर फाइंड तक पहुंच जाते हैं। तो अगर मैट्रिक्स ए सिंगुलर है तो उसका डिटरमिनेंट 0 होगा, सीधी सी बात है। क्या लिखा हुआ है? सिंस ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, दिस इंप्लाइज दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 होना चाहिए। जी बिल्कुल सही है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए तो ये होगा, डिटरमिनेंट की फॉर्म में होगा और ए को कॉपी कर दीजिए डिटरमिनेंट ऑफ ए, और ये 0 के बराबर लेके चलेंगे। आप कोई बता सकता है कि हम इसको कहां से एक्सपेंड करें? वैसे तो हम कहीं से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, R2 से, हैं? R2 से भी कर सकते हैं। R2 से। अगर कोई कहे मैं तो R3 से करूंगा, हाँ उसमें भी एक 0 है, वहां से भी कर सकते हैं। अगर कोई मैं कॉलम 2 से करूंगा,
हाँ, एक ही बात है, कॉलम 2 से भी कर सकते हैं। कोई कहे मैं तो कॉलम 3 से करूंगा, एक 0 है, हाँ, वहां से भी कर सकते हैं। सो देयर आर सो मेनी वेज, देयर आर सो मेनी वेज, सो यू शुड नो हाउ टू सॉल्व दिस। सो हमने कहां से किया है जरा देख लेते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, हमें आइडिया हो चुका है। एक्सपेंडिंग बाय R3, मैंने R3 से एक्सपेंड कर दिया, सही है जी। जब आप R3 से एक्सपेंड करेंगे तो पहले काम कीजिए, रफ में आप साइनें लिख लीजिए ताकि आपको आइडिया रहे। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। So we are expanding from R3, so we have to use these signs for R3. प्लस होगा पहले, फिर माइनस होगा फॉर्मूले का, फिर प्लस होगा। तो R3 से एक्सपेंड करते हैं तो पहले 2 से एक्सपेंड करेंगे, ये आ गया। फिर 0 से एक्सपेंड तो करते नहीं है, तो फार्मूले की साइन आ जाएगी, 0 को ऐसे लिख देंगे। फिर 4 से एक्सपेंड करेंगे और कॉलम रो छोड़ेंगे, 4 से एक्सपेंड किया इक्वल टू 0। तो ये 0 तो खत्म हो गया, 2 एज इट इज, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, माइनस फार्मूले का k1 ज़ा k, ये तो खत्म हो गया। 4 एज इट इज, 3 मल्टीप्लाई बाय k इज 3k, माइनस फार्मूले का 2 5 10, दैट इज इक्वल टू 0। तो 0 तो खत्म हो जाता है, 0 खत्म हो गया, तो 2 प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय k इज 2k, और 3k माइनस 12 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 3 12k, और प्लस माइनस माइनस 4 10 40। हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो 12k माइनस 2k, 12k में से 2k निकाल दिया, 10k, 10k और माइनस 40 वहां जाके प्लस 40 हो गया, और ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो गया। So k came out to be what? K equal to 4. K is equal to 4. Have you got it? 4. Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंगुलैरिटी चेक करने के लिए आपके पास ये अच्छा क्वेश्चन है कि अगर एक मैट्रिक्स सिंगुलर है तो k की वैल्यू बताएं, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अक्सर आया करता है। एक ये बात हो गई। अच्छा, हमें अब डिटरमिनेंट कंप्यूट करना आ गया, क्या आ गया हमें कंप्यूट करना डिटरमिनेंट? Yes, sir. तो अगर आपको डिटरमिनेंट कंप्यूट करना आ गया है तो आपको पेपर में डिटरमिनेंट का क्वेश्चन भी मिल जाएगा और ये सिंगुलरिटी चेक करने वाला क्वेश्चन भी मिल सकता है। दो काम हो गए। और तीसरा बड़ा काम जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और आमतौर से पेपर के अंदर आया करता है, वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इक्वेशन दी हुई है 2x + 3y = 10 और x - y = 7, ये इक्वेशन दी हुई है आपको। तो दो इक्वेशन भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, दो या तीन से ज्यादा भी हो सकती हैं। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम डिटरमिनेंट को यूज करते हैं। तो डिटरमिनेंट की बड़ी एप्लीकेशन है। आपने डिटरमिनेंट कंप्यूट करना सीखा। एक क्वेश्चन तो ये है कि डायरेक्टली आपसे डिटरमिनेंट कंप्यूट करने के लिए कह दिया जाएगा और आप डायरेक्टली डिटरमिनेंट कंप्यूट कर लेंगे। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम डिटरमिनेंट के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर जिसको डिटरमिनेंट कंप्यूट करना आता है तो उसके लिए तो इंतहाई आसान है, इस सिस्टम को सॉल्व करना इंतहाई आसान है जिसको डिटरमिनेंट कंप्यूट करना आता है। और अगर डिटरमिनेंट कंप्यूट करना नहीं आता तो फिर ये बहुत मुश्किल है। तो स्टार्ट करते हैं, हम सिस्टम को सॉल्व करना सीखते हैं। ऐसा मेथड जो इन सिस्टम को सॉल्व करता है बाय यूजिंग डिटरमिनेंट, उसका नाम है क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल एक मेथड है जो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है, यानी कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। क्रैमर्स रूल एक मेथड है जो कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन किसे कहते हैं? दो या दो से ज्यादा इक्वेशन हो, यानी एक से ज्यादा इक्वेशन हो, दो हो या दो से ज्यादा हो, उसको सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहा जाता है। अब आपको दो इक्वेशन दी जाएंगी या तीन इक्वेशन दी जाएंगी और आपसे कहा जाएगा क्रैमर्स रूल के जरिए सॉल्व कर दीजिए। आपसे कहा जाएगा क्रैमर्स रूल के जरिए सॉल्व कर दीजिए। तो क्रैमर्स रूल जो टोटली बेस करता है वो डिटरमिनेंट को यूज करके हुए बेस करता है। तो हम देखते हैं सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम के मायने क्या है? एक से ज्यादा। वही सिस्टम के मतलब होता है n is greater than equal to not greater than equal to 2, इसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये n जो है वो नंबर ऑफ इक्वेशन है। अगर दो इक्वेशन हो या दो से ज्यादा हो तो ऐसे को हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहा देते हैं। तो हम अभी जो सॉल्व करेंगे, दो इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे और तीन इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल जो है वो डिटरमिनेंट के बेस पर बनाया गया है। तो लिहाजा अगर डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करना आता है तो क्रैमर्स रूल आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। ये दो इक्वेशन आपको दी गई है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, दो इक्वेशन एक्स वाई में दी गई हैं और हमने क्रैमर्स रूल के जरिए सॉल्व करना है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल को यूज करते हुए आपने दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब बड़ा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पेपर में कैसे काम करना है, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल कर दूं, ये थोड़ा बहुत ज्यादा हो रहा है आज। इसको होल्ड ऑन, हाउ डू वी डू दिस, होल्ड फॉर अ व्हाइल।
कैसे करें इसको? नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे करें इसको? बहरहाल अच्छा जी, तो जब भी आपको दो इक्वेशन दी जाएंगी और आपको क्रैमर रूल से सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा तो पेपर में काम कैसे करना है। तो क्रैमर रूल से सॉल्व करने के लिए आप इसके बनाएंगे 3 डिटरमिनेंट बनाएंगे। आप कितने डिटरमिनेंट बनाएंगे? 3 डिटरमिनेंट बनाएंगे। और वो 3 डिटरमिनेंट कैसे बनाएंगे? पहले बनेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए। पहले क्या बनेगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए। उसके बाद आप 4 या 6 लाइनें खाली छोड़ देंगे, फिर आप बनाएंगे डिटरमिनेंट ऑफ A1। और फिर आप 4 या 6 लाइनें खाली छोड़ देंगे और फिर आप बनाएंगे डिटरमिनेंट ऑफ A2। ये तीनों एक साथ लिखे हुए नजर आए मुझे। एक मिनट में जरा दिखा देता हूं जी। तो आपने 3 डिटरमिनेंट बनाने। इस इक्वेशन को, सिस्टम को सॉल्व करने के लिए, क्रैमर रूल से सॉल्व करने के लिए आप अपने आप को म्यूट कीजिए प्लीज। आप लोग दोनों अपने आप को म्यूट कर लीजिए। उमर म्यूट क्यों रहे हैं आप? तो शोर आ रहा है। अच्छा, तो हम 3 डिटरमिनेंट बनाएंगे। एक का नाम होगा A, एक का नाम होगा A1, एक का नाम होगा A2। 3 डिटरमिनेंट बनाने हैं। तो पहले बनाएंगे A। डिटरमिनेंट ऑफ A कैसे बनेगा? ये है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स से बनेगा। डिटरमिनेंट ऑफ A कैसे बनेगा? कोफिशिएंट मैट्रिक्स से बनेगा। सर क्या मतलब? मतलब ये कि x के साथ और y के साथ जो नंबर होते हैं उन्हें हम कोफिशिएंट कहते हैं। x और y के साथ जो नंबर होते हैं उन्हें हम कोफिशिएंट कहते हैं। यहाँ पर x के साथ कुछ भी नहीं है, तो अगर कुछ नहीं होता तो 1 होता है। तो लिहाजा A जो बनेगा वो कोफिशिएंट से बनेगा। इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट -4 है, क्योंकि साइन समेत होता है। 1 के साथ प्लस होता है तो इसकी साइन, हर एक की साइन उससे पहले होती है। तो लिहाजा ये माइनस जो है ये 4 का माइनस है। इसी तरह 3 प्लस में है और ये 2 भी प्लस में है। तो ये कोफिशिएंट है। जो x और y के साथ नंबर होते हैं उन्हें हम कोफिशिएंट कहते हैं। तो लिहाजा डिटरमिनेंट ऑफ A जो बनेगा वो कोफिशिएंट से बनेगा। कैसे बनेगा? इसके साथ 1 है, 1 3 1 3 -4 2 -4 2। ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन गया। A जो बनेगा वो कोफिशिएंट से बनेगा। A जो बनेगा वो कोफिशिएंट से बनेगा। A1 जो बनेगा, A1, 1 का मतलब क्या है? 1 का मतलब है फर्स्ट कॉलम। 1 का मतलब है फर्स्ट कॉलम। A1 का मतलब है कि फर्स्ट कॉलम के अंदर देखो कोफिशिएंट तो सारे आ गए, कोफिशिएंट तो आ गए, अब बचे क्या? इन्हें हम कहते हैं कांस्टेंट। इन्हें हम कहते हैं कांस्टेंट। जो राइट साइड पे होते हैं इन्हें हम कांस्टेंट्स कहते हैं। और ये जो लेफ्ट साइड पे कोफिशिएंट है ये कोफिशिएंट कहलाते हैं। ये जो चारों हैं ये चारों कोफिशिएंट कहलाते हैं। इन्हें हम कोफिशिएंट कहते हैं। तो A तो बनेगा कोफिशिएंट से। अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे इसको, सही है? A बनेगा कोफिशिएंट से। A1 का मतलब होगा फर्स्ट कॉलम में कांस्टेंट। A1 का मतलब फर्स्ट कॉलम में कांस्टेंट। आप देखिए बिल्कुल सेम है। A1 का मतलब फर्स्ट कॉलम में कांस्टेंट। तो A2 का क्या मतलब होगा? A1 का मतलब फर्स्ट कॉलम में कांस्टेंट, तो A2 का मतलब सेकंड कॉलम में कांस्टेंट। सेकंड कॉलम में कांस्टेंट। A1 का मतलब फर्स्ट कॉलम में कांस्टेंट, A2 का मतलब सेकंड कॉलम में कांस्टेंट। तो सर A1 का मतलब फर्स्ट कॉलम में कांस्टेंट, तो ये कैसे भरेगा? और A2 का मतलब है सेकंड कॉलम में कांस्टेंट, तो ये कैसे भरेगा? भाई ये दोनों जो भरेंगे ये A से भरेंगे। किससे भरेंगे? A से। इसकी जो खाली जगह है वो भरेगी A से। A में क्या है? -4 2। चलो यार मैं एक दफा बना के दिखाता हूँ। एक मिनट होल्ड ऑन, होल्ड फॉर अ व्हाइल। जब भी पेपर में सवाल आएगा तो हम कैसे करेंगे? हम पहले बनाएंगे A, डिटरमिनेंट ऑफ A। डिटरमिनेंट ऑफ A बनेगा कोफिशिएंट से। 1 -4 1 -4 3 2 3 2। ये मैं पेपर में सॉल्व कर रहा हूँ। इसके बाद मैं 4 लाइनें खाली छोड़ दूंगा। अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा इसको, 4 लाइनें खाली छोड़ दूंगा। अब बारी है A1 की। 4-6 लाइनें खाली छोड़ दी हैं। A1 अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा, सिर्फ बना रहा हूँ, पेपर में बनाना है। और फिर 4-6 लाइनें खाली छोड़ दी और फिर है A2। पेपर में ऐसे ही काम करना है। पहले तीनों डिटरमिनेंट बनाएंगे, फिर उसके बाद तीनों को सॉल्व करेंगे।
ये नहीं है कि ए को बनाया सॉल्व करना शुरू कर दिया, फिर A1 के लिए सोचना पड़ जाएगा कि A1 कैसे बनता था। तो लिहाजा इन तीनों को एक ही तरीका है बनाने का, तो तीनों पहले एक साथ बनाए जाएंगे, दरमियान में खाली जगहें छोड़ दी जाएंगी और उस खाली जगह में फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ए हमने बना दिया कोफिशिएंट से। A1 के मायने फर्स्ट कॉलम में कौन फर्स्ट कॉलम सर, फर्स्ट कॉलम में कांस्टेंट। A1 के मायने फर्स्ट कॉलम में Constant. कांस्टेंट, तो A1 का मतलब फर्स्ट कॉलम में कांस्टेंट। अच्छा जी, A2 का मतलब फर्स्ट कॉन्स्टेंट, सेकंड कॉलम में कांस्टेंट। सेकंड कॉलम में टू है ना, टू का मतलब A2 का मतलब सेकंड कॉलम में कांस्टेंट, A1 का मतलब फर्स्ट कॉलम में कांस्टेंट। अच्छा सर, अब इनकी खाली जगहें कैसे फिल होंगी? भाई इनकी खाली जगहें फिल होंगी ए से, इनकी खाली जगहें फिल होंगी ए से। अब इसका सेकंड कॉलम खाली है तो भाई ए से कॉपी करके भर दो, इसकी खाली जगह भरेगी ए से, खाली जगह भर दो, -4 खाली जगह भर दी। इसकी खाली जगह कैसे भरेंगे बताओ? ए से, कांस्टेंट लिख दे, ए से करेंगे एक कांस्टेंट। भाई A2 के माने सेकंड कॉलम में कांस्टेंट तो आ गया ना। अब जो खाली जगह होगी वो ए से भरी जाएगी, ए से, ये ए से भरी जाएगी। आर यू गेटिंग और नॉट? गेटिंग। तो इसका मतलब ये हुआ A बन गया, A1 बन गया, A2 बन गया। जब तीनों बन गए अब सॉल्व करना आसान है, अब तो सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं। आपको तो 2/2 सॉल्व करना तो सेकंडों में आता है, तो 2/2 तो सॉल्व करना कोई इश्यू नहीं है। तो 2/2 मैं आपको दिखा देता हूँ। 2/2 कैसे सॉल्व करेंगे? अब आप सॉल्व कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 2 माइनस फार्मूले का -12, ये -12 आ गया, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। 2 + 12 और 2 + 12 कितना हो गया? 14 हो गया, विच इज नॉट इक्वल टू 0। क्रेमर्स रूल की एक बुनियादी बात यह है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए को 0 नहीं होना चाहिए। सर A1 0 हो सकता है, हाँ A1 0 हो सकता है, A2 0 हो सकता है, लेकिन A 0 नहीं हो सकता। सर अगर A 0 हो जाए तो, अगर A 0 हो जाए तो फिर हम कहेंगे कि इस सिस्टम का कोई सोल्यूशन नहीं है, यानी हम इस सिस्टम को सॉल्व नहीं कर सकते। इस सिस्टम का कोई सोल्यूशन नहीं है अगर A 0 हो जाए तो। वैसे आमतौर पे नहीं होता, लेकिन अगर 0 हो जाए तो फिर A1 A2 नहीं कंप्यूट करना, बल्कि लिख देना है द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। हैव यू गॉट इट? यस सर। तो हमने A को सॉल्व कर लिया, उसका जवाब आ गया 14। अब A1 की बारी है, तो भाई A1 को सॉल्व कर लीजिए। जरा जल्दी से बताइए A1 कैसे सॉल्व होगा? 11 × 22 माइनस फार्मूले का माइनस 20, -20, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस 42 आ जाएगा। शाबाश। अब जरा A2 को 20 सॉल्व करें, A2 को Yes, करो जल्दी से, A2 को करो जी। 5 -33 -33 क्या आ गया? -28। -28। तो A भी सॉल्व हो गया, A1 भी सॉल्व हो गया, A2 भी सॉल्व हो गया। सर हमें तो सिस्टम के अंदर जब हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमें तो शाबाश। उमर अब म्यूट करो अपने आप को, डिस्टॉर्शन आ रही है, डिस्टॉर्शन आ रही है आपके वहां से। तो जब हमने A1 A2 सॉल्व कर लिया, सर हमारा मकसद तो x और y की कीमत मालूम करना था। हाँ, आपका मकसद तो x और y की वैल्यू मालूम करना था। आपने हमसे A1 A2 निकलवा दिया। अरे भाई x और y की वैल्यू आ गई। सर कहाँ आ गई? ये रहा। x और y का फार्मूला क्या होगा? x और y का फार्मूला ये होगा, x और y का फार्मूला ये होगा, x और y का फार्मूला ये होगा। ये देखें, x का फार्मूला होगा A1/A, y का फार्मूला होगा A2/A। अपॉन में A ही आएगा, इसलिए हमने कहा था कि A को 0 नहीं होना चाहिए। अगर A 0 आ जाए तो, अगर A 0 हो जाए तो, अगर किसी नंबर के नीचे 0 आ जाए तो फिर जवाब क्या होता है? अनडिफाइन हो जाता है ना। डिवीजन मैथमेटिक्स में 0 से डिवीजन डिफाइन नहीं है ना, अनडिफाइन हो जाएगा ना, तो इसलिए A को 0 नहीं होना चाहिए। बहरहाल हमें तो x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो x का फार्मूला क्या है? A1/A, y का फार्मूला A2/A। तो A1 की वैल्यू क्या है? A1 की वैल्यू देख लेते हैं ऊपर से। A1 की वैल्यू क्या है? A1 की वैल्यू 42 है। A1 की वैल्यू 42 है, A की वैल्यू 14 है, डिवाइड कर दिया, x की वैल्यू 3 आ गई। A2 की वैल्यू -28 है, डिवाइड कर दिया A से, -2 आ गई।
तो लिहाजा इसका सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, सेट का ब्रैकेट भी आएगा और ऑर्डर पेयर का ब्रैकेट भी आएगा। x कॉमा वाई, x की वैल्यू पहले आएगी, यानी कि x कॉमा वाई होता है, ये ऑर्डर पेयर है, इसको इस तरह लिखना है x कॉमा वाई, ये सोल्यूशन सेट आ गया। हैव यू गॉट इट? यस सर। सर ये पुट नहीं करनी क्वेश्चन में? Yes, sir. हाँ, इक्वेशन में पुट करना क्वेश्चन का स्टेप नहीं है, प्रोसीजर नहीं है, पार्ट नहीं है, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कर सकते हैं। तो सर हमें अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए तो बता दें। हाँ, ये देखो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -2, तो कैसे पुट करेंगे, अभी हम सिस्टम में जाके सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -2, ये हमारा सिस्टम ये रहा, ये रहा x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -2। अभी पुट करते हैं, ये अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 3 माइनस ऐसे, y की वैल्यू -2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 -11। 8 प्लस 3 यार, माइनस माइनस प्लस हो गया ना। 5 -5। अल्लाह के बंदे, इसको सॉल्व करो, 11 आ जाएगा। 11 आ जाएगा, वेरीफाई हो रहा है, 11 आ रहा है इक्वल टू, तो इसका मतलब है Yes. कि हमारा रिजल्ट सही है। तो ये वेरीफाई करके आपने पेपर में दिखाना नहीं है, ये आपकी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आप कर सकते हैं, इसको रफ वर्क में कर सकते हैं। तो ये क्या सीधे के सिस्टम कितना आसानी से सॉल्व हो गया। अगर हमें डिटरमिनेंट कंप्यूट करने आते हैं तो आपने देखा, देखो कितना आसानी से सिस्टम सॉल्व हो गया, A1 A2 निकाला और कितना जबरदस्त तरीके से सिस्टम सॉल्व हो गया। तो क्या ये अच्छा मेथड नहीं है क्या, क्रैमर रूल? यस सर। अच्छा है। तो एक क्रैमर रूल एक बहुत अच्छा मेथड है जो कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। वरना हमें पता है कि पहले जब हम छोटी क्लासों में इसको सॉल्व करते थे तो हम सिस्टम को कैसे सॉल्व करते थे, हमें कुछ याद है कि हम क्या करते थे, एक्स को किसी नंबर से है ना, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते थे और फिर इक्वेशन 2 से किसी को इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करते थे 2 से, फिर सब्ट्रैक्ट करते थे। वो जो मेथड ऑफ एलिमिनेशन था, काटते थे, y की वैल्यू निकालते थे, फिर पुट करते थे, है ना, हर चीज के लिए सोचना पड़ता था। यस और यहाँ पर क्या है, बड़ा आसान है, जो भी कुछ दिया हो, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना, डायरेक्टली सिस्टमैटिक वे में आप उसका A1 A2 निकाल दीजिए और डिवाइड कर दीजिए, फार्मूले से सिंपली सॉल्व हो जाएगा। सोचना नहीं पड़ेगा भाई किसको किससे मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, किसको किससे पुट करें, ना आपको सब्स्टिट्यूशन करनी है, ना आपको मल्टीप्लाई करना है, ना आपको एलिमिनेशन करनी है। बस आप डायरेक्टली इसको सिस्टम में पुट कर दीजिए, A1 A2 की वैल्यू निकलेगी और आपकी सिस्टम का इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। हैव यू गॉट इट? यस सर। Yes, sir. तो क्या आप लोग तैयार हैं कि हम 3 इक्वेशन को भी हाथ के हाथ सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि डिटरमिनेंट तो सॉल्व करना हमें आता है। तो अगर हम 3 इक्वेशन को भी Yes, देख sir. लें तो बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो लिहाजा आपको एक 3 इक्वेशन का क्वेश्चन दिखाते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग क्रैमर रूल। 3 इक्वेशन आपको दी गई हैं, ये 3 इक्वेशन दी गई हैं और आपसे कहा जा रहा है क्रैमर रूल के जरिए सॉल्व कर दीजिए। तो भाई वही पुराना काम है, नया काम कुछ नहीं है। चाहे इक्वेशन 2 हो, चाहे इक्वेशन 3 हो, चाहे इक्वेशन 10 हो, चाहे इक्वेशन 1000 हो, काम वैसे ही करना है। पहली बुनियादी बात यह है, हमें पता है कि 3 इक्वेशन है, तो 3 इक्वेशन में क्या होता है, x भी होता है, y भी होता है, z भी होता है। तो कभी कभी इक्वेशन दी होती है, उसमें कुछ वेरिएबल मिसिंग होते हैं, कुछ वेरिएबल मिसिंग होते हैं। तो जो वेरिएबल मिसिंग होते हैं उसकी जगह पे क्या लिखते हैं, 0, sir. 0 लिखते हैं। लेकिन Zero. आप एक काम ये कीजिए, आप ये काम कीजिए कि पहले आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए। सर क्या मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए? अरे मतलब कहने का ये है कि क्योंकि आपने इसका A बनाना है, A1 A2 बनाना है, तो आप पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें। मतलब ये कि इसमें जो वेरिएबल मिसिंग है उनको 0 के साथ लिख दीजिए, क्योंकि 0 की वैल्यू तो होती नहीं है, लेकिन आप 0 के साथ लिख लीजिए ताकि आपको A1 A2 A3 बनाना आसान हो। सर क्या मतलब? मतलब ये कि x तो मौजूद है, z भी मौजूद है, दरमियान में y मौजूद नहीं है, तो लिहाजा 4x प्लस 0y ये हमने इजाफा कर दिया ताकि एक्स वाई जेड के अंदर इक्वेशन है, और ये माइनस जेड वैसे ही आ गया क्योंकि ये माइनस जेड का है, हर एक की साइन उससे पहले होती है, तो ये माइनस जेड का है, यहाँ पे एज इट इज आ गया, हमने 0y को लिख दिया, इसकी स्पेस भर दी। अब यहाँ पे देखें x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, z नहीं है, तो लिहाजा p प्लस 0z कर दीजिए। इसमें y आ रहा है, z आ रहा है, x नहीं है, तो x तो शुरू में आता है, तो लिहाजा देखें x की लाइन में x को 0x लिख दिया। क्या आप ये बना सकते हैं? आपको समझ में आ गई है मेरी बात? Yes, sir. यस सर, समझ आ गया। तो जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी तो बड़ी आसानी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब a बनाना आसान है, अब a बनाना आसान है क्योंकि a बनता है कोफिशिएंट से, a बनता है कोफिशिएंट से। तो कोई मुझे बता अच्छा। सकता है कि a कैसे बनेगा? a के लिए क्या बनेगा बताइए?
ए में क्या क्या आएगा? 4 0 -1 शाबाश, एक्सीलेंट। दूसरी रो में क्या आएगा? 2 1 2 1 0 शाबाश। तीसरी रो में क्या आएगा? 0 3 2 शाबाश। अब चूंकि ये 3/3 का सिस्टम है तो लिहाजा जो डिटरमिनेंट ऑफ ए बनेगा तो कोफिशिएंट से ही, लेकिन कोफिशिएंट से बनेगा लेकिन 3/3 का बनेगा। तो पहली रो में क्या आएगा? 4 0 -1 2 1 0 और 0 3 2। ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने से बड़ा फायदा होगा, डायरेक्टली कॉपी कर लिया, अब आसानी हो गई। तो ये हमारा ए बन चुका है। अब हमें इसे एक्सपेंड करना आता है और आपको पता है कि आप रो 1 से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी एक्सपेंड नहीं करना। ए बन चुका है, अब बनाना है A1। तो कोई बताएगा A1। अब इसके बाद ए बनाने के बाद 8 लाइनें खाली छोड़ देनी है। कितनी लाइनें? 8 लाइन। 8 लाइन। हाँ 10 भी छोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, अपने फॉन्ट के हिसाब से 8-10 लाइनें खाली छोड़ दी। ए बनाने के बाद सॉल्व नहीं करना पेपर में। ए बन चुका है, 8 लाइनें खाली छोड़ दें। अच्छा देखो मैं दिखाता हूं आपको, मैंने ए बनाया। ए मैंने कैसे बनाया? 4 0 -1 2 1 0 0 3 2। ए बन गया, 8 लाइनें खाली छोड़ दी, 8 लाइनें छोड़ दी। अब बना रहा हूं A1। A1 के मायने फर्स्ट कॉलम कांस्टेंट। एक्सीलेंट। फर्स्ट कॉलम में कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है? 0 -3 0 -7 -3 -7। अच्छा, -7। 8 लाइनें खाली छोड़ दी, 8 लाइनें खाली छोड़ दी। अब बनाएंगे A2। A2 के मायने सेकंड कॉलम T2 की जगह कांस्टेंट। कांस्टेंट। वही कांस्टेंट। देखो सेकंड कॉलम। हाँ साफ नजर आ रहा है, देखो मैंने भी भरा नहीं है, फर्स्ट कॉलम आया, अब ये सेकंड कॉलम में कांस्टेंट। 8 लाइनें खाली छोड़ दी, 8 लाइनें खाली छोड़ दी। आगे फिर A3 के मायने थर्ड कॉलम में कांस्टेंट। थर्ड कॉलम कांस्टेंट। देखो ये 3/3 का सिस्टम है ना, तो इसमें A3 भी बनेगा। वहां पे सिर्फ 2 तक बन रहा था, वो 2/2 का सिस्टम था, ये 3/3 का सिस्टम है। तो थर्ड कॉलम में कांस्टेंट। पेपर में ऐसे ही करना है। ए बनाया, 8 लाइनें खाली। A1 बनाया, 8 लाइनें खाली। A2 बनाया, 8 लाइनें खाली। A3 बनाया, 8 लाइनें खाली। अब ये A1 की जगह भी तो फिल करनी है। कोई बता सकता है कि A1 की जगह कैसे फिल होगी? खाली 2 कॉलम कैसे भरेंगे? ए से फिल करेंगे। ए से फिल करेंगे। शाबाश, बताओ कैसे फिल करें? 0 1 3 -1 0 2 शाबाश। A2 कैसे भरेंगे? 4 2 0 4 2 0 -1 0 2 -1 0 2 A3 को कैसे भरेंगे? 4 2 0 4 2 0 0 1 3 0 1 3। तो अब A1 बन गया, A बन गया, A1 बन गया, A2 बन गया, A3 बन गया। इन चारों को सॉल्व करना है और चारों को सॉल्व करना बहुत अच्छा आता है। 0 मौजूद है, जहां से 0 ज्यादा मिले वहां से कर लो। R1 में भी 0 है, R2 में भी 0 है, R3 में भी 0 है। मर्जी है भाई, जहां से चाहे करो। क्या ख्याल है? यस सर। यस सर। डिटरमिनेंट आता है तो फिर तो आसान हो रही है। जरा एक मिनट सब्र कीजिए, मैं जवाब दूं। भाई अब क्या आप सॉल्व कर लेंगे इसको? ए को, A1 को, A2 को, A3 को? यस सर कर लेंगे। सर अब तो पुरानी बात हो गई ना, डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता है। एक्सपेंडिंग बाय R1 R2 R3 C1 C2 C3, जिससे चाहे करें, आपकी मर्जी है। क्या ख्याल है? यस सर। तो ये हमने Yes, R1 sir. से एक्सपेंड किया, ए को सॉल्व कर लिया, ए सॉल्व हो गया। आगे चलिए, फिर A2 को सॉल्व कर लिया। जहां से देखे तो 0 ज्यादा मिले, मजा आ गया। देखो 0 ज्यादा मिले, खत्म हो गया। आठ देखो कितना कितना से सॉल्व हुई है, 2/2 सॉल्व किया, A2 आ गया। आगे फिर 0 देख लें, जहां 0 ज्यादा मिल जाए, एक 0 मिल गया, यहाँ पे फायदा हो गया, छोटा बन A2 बन गया सॉल्व। और फिर A3 को सॉल्व कर लीजिए, ये आपने A3 को सॉल्व कर लिया, ये 3 आ गया। अब हमें तो वैल्यू निकालनी है A1 A2 A3 की थोड़ी, हमें तो भाई सिस्टम सॉल्व करने के लिए एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए। तो भाई फार्मूला मालूम है आपको, एक्स का फार्मूला क्या है? पुरानी बात है। A1/A सर। शाबाश, A1/A। वाई का फार्मूला A2/A। A2/A। तो अब Z आ गया, तो A3/A। बिल्कुल सेम है, A1/A A2/A Yes, sir. A3/A। कीमतें रख दी और कीमत निकाल ली। X की वैल्यू 1, Y की वैल्यू -5, Z की वैल्यू 4। और इसको लिखेंगे कैसे? ऑर्डर ट्रिपल के अंदर।
ये 3 का टपल बना हुआ है, ऑर्डर ट्रिपलेट के अंदर लिखेंगे इसको, यानी पहले x की वैल्यू, कॉमा y की वैल्यू, कॉमा z की वैल्यू, और ये सेट के अंदर भी आएगा इस तरह लिखेंगे। इसी तरह लिखिएगा भाई, बात समझ में आ गई? यस यस सर, यस और सर। आप चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं अगर चाहें तो क्या हमें 2x2 का सिस्टम और 3x3 का सिस्टम सॉल्व करना आया क्रैमर्स रूल से? यस सर। यस सर। तो भाई डिटरमिनेंट के कितने फायदे हुए? डिटरमिनेंट सॉल्व करना आया, वहां से क्वेश्चन मिलेगा। सिंगुलर चेक करना है, मैट्रिक्स सिंगुलर है कि नहीं है, उसमें भी डिटरमिनेंट को यूज कर सकते हैं। अगर के की वैल्यू निकालनी है और मैट्रिक्स सिंगुलर है, उसमें भी डिटरमिनेंट को यूज कर सकते हैं। और सबसे अच्छी और इंपॉर्टेंट बात ये कि भाई अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी हुई है आपको और सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो क्रैमर्स रूल के जरिए अगर हम सॉल्व करेंगे तो डिटरमिनेंट को यूज कर लेंगे, तो सिस्टम सॉल्व करना भी आ गया। क्योंकि पेपर में जब सवाल आता है ना, तो उसमें कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, मेथड मेंशन नहीं, अगर क्रैमर्स रूल कहेगा फिर तो आसानी हो गई, मसला ही नहीं। और अगर कहे सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, मेथड का नाम ही नहीं लिया, तो फिर आप किसी से भी कर सकते हैं। तो आप क्रैमर्स रूल से कर ले, क्योंकि आपको तो डिटरमिनेंट निकालना बहुत अच्छा आता है, सीधा सीधा आप क्रैमर्स रूल से कर ले। क्या ख्याल है? यस सर। तो अब ये डिटरमिनेंट की जो पीडीएफ है मैं आपको सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह। सही है? तो आज के लिए इतना काफी है, फिर Yes, नेक्स्ट sir. टाइम मजीद कंटिन्यू करेंगे। सही है जी? यस सर। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। सुभान अल्लाह।